नमस्कार दोस्तों, मैं मलिक परवीन स्वागत करती हूँ आप सभी का इस विशेष पाठ्यक्रम में जिसका नाम है टूल्स एंड टेक्निक्स इन एजुकेशनल रिसर्च यानी शैक्षिक अनुसंधान में उपकरण और तकनीकें। यह एमएड कोर कोर्स 7 है और आज हम इस कोर्स की दूसरी कड़ी में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा में शोध नवाचार की ओर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी शोध उपकरण यानी रिसर्च टूल को अच्छा या प्रभावी बनाने के लिए उसमें कौन-कौन से गुण होने चाहिए। एक अच्छा टूल ही अच्छे डेटा की कुंजी होता है और वही डेटा आपके रिसर्च को मजबूती देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड टूल। वैलिडिटी का मतलब है किसी टूल की सच्चाई या वैधता। एक अच्छा रिसर्च टूल वही होता है जो वास्तव में वही चीज मापे जो वह मापने का दावा करता है। उदाहरण के लिए अगर आप छात्रों की अकादमिक मोटिवेशन को मापना चाहते हैं और आपने जो टूल बनाया है वो सिर्फ उनके टेस्ट स्कोर पर आधारित है, तो यह टूल पूरी तरह वैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह मोटिवेशन को नहीं बल्कि सिर्फ परफॉर्मेंस को माप रहा है। वैलिडिटी के तीन मुख्य प्रकार होते हैं: कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। कंटेंट वैलिडिटी यानी विषय सामग्री की वैधता। यह जांचता है कि टूल के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वह उस पूरे विषय को कवर करते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए यदि हम कम्युनिकेशन स्किल्स मापने के लिए एक टूल बना रहे हैं, तो उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज ये सब पहलुओं को शामिल करना जरूरी है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यानी संरचना वैधता। यह देखता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या मनोवैज्ञानिक निर्माण जैसे कि एंजाइटी या इंटेलिजेंस आप मापना चाहते हैं, वह वाकई टूल में मापा जा रहा है या नहीं। और क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी यानी मापदंड आधारित वैधता। इसमें यह देखा जाता है कि टूल का स्कोर किसी बाहरी मानक से मेल खाता है या नहीं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर छात्र के भविष्य के प्रदर्शन से मेल खाता है, तो वह टूल क्राइटेरियन वैलिड है। अंत में याद रखिए, अगर टूल वैध नहीं है तो पूरा रिसर्च गलत दिशा में जा सकता है। इसीलिए वैलिडिटी को सुनिश्चित करना सबसे पहला कदम होता है। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता की। किसी भी टूल का रिलायबल होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि यदि हम एक ही टूल को बार बार उपयोग करें समान परिस्थितियों में, तो हर बार परिणाम लगभग एक जैसा होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपने किसी छात्र का एंजाइटी लेवल मापा और कुछ दिनों के बाद फिर से उसी टूल से मापा और परिणामों में बहुत अंतर आ गया, तो आपका टूल रिलायबल नहीं कहा जाएगा। रिलायबिलिटी के तीन मुख्य प्रकार होते हैं: टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी एंड स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी यानी पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। इसमें हम एक ही टूल को एक ही व्यक्ति पर अलग अलग समय पर लागू करते हैं। अगर दोनों बार का स्कोर समान आता है तो टूल रिलायबल माना जाता है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी यानी मूल्यांकन कर्ता आधारित विश्वसनीयता। अगर दो अलग अलग व्यक्ति एक ही उत्तर पुस्तिका की जांच करें और दोनों का मूल्यांकन समान हो, तो इसे इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। यह जरूरी होता है जब किसी टूल का स्कोर व्यक्ति की राय पर आधारित हो, जैसे इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी यानी आधा विभाजन विश्वसनीयता। इसमें टूल को दो हिस्सों में बांटकर देखा जाता है कि दोनों हिस्सों में स्कोर कितना समान है। यदि पहला हाफ और दूसरा हाफ एक जैसा परिणाम देता है तो टूल रिलायबल है। कुल मिलाकर एक रिलायबल टूल ऐसा होता है जिस पर हम बार बार भरोसा कर सके। यदि परिणाम अस्थिर होंगे तो उस टूल से मिली जानकारी पर रिसर्चर भरोसा नहीं कर पाएगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी यानी निरपेक्षता की। किसी भी अच्छा शैक्षिक या शोध टूल की यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। यह बात दर्शाती है कि एक अच्छा टूल ऐसा होना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति यदि प्रयोग करे तो परिणाम समान आने चाहिए। उदाहरण के लिए यदि दो अलग अलग शिक्षक एक ही उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करें, तो दोनों का मूल्यांकन परिणाम एक जैसा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि टूल इस तरह डिजाइन किया गया हो कि उपयोगकर्ता के अनुभव या तरीके से परिणाम में कोई अंतर न आए। यही ऑब्जेक्टिविटी की पहचान है। परिणामों की संगतता यानी कंसिस्टेंसी हर उपयोगकर्ता के लिए बनी रहनी चाहिए।
यह विशेषता बताती है कि टूल के परिणामों पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय, पसंद नापसंद, जाति या भाषा का या अन्य पूर्वग्रह यानी बायस का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर एक मूल्यांकनकर्ता अपने पसंदीदा छात्र को जानबूझकर ज्यादा अंक दे देता है, तो वह व्यक्तिगत पक्षपात यानी कि बायस कहलाता है। एक अच्छा टूल ऐसा होना चाहिए जो इन मानवीय झुकावों से मुक्त हो। इसका मतलब यह है कि टूल इस तरह से बनाया जाए कि निष्पक्षता बनी रहे और व्यक्तिगत सोच या भावना परिणामों को प्रभावित न करे। अब हम बात करेंगे यूजेबिलिटी यानी कि टूल की उपयोगिता की। किसी भी शोध उपकरण यानी टूल को प्रयोग में सरल और सुविधाजनक होना चाहिए। आइए इसके 4 मुख्य गुणों को विस्तार से समझते हैं। इजी टू एडमिनिस्टर, टाइम एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। टूल ऐसा होना चाहिए जिसे आसानी से प्रयोग किया जा सके। मतलब यह कि उसे प्रयोग करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण या जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता न हो। शिक्षक, शोधकर्ता या उत्तरदाता उसे बिना किसी कठिनाई के उपयोग कर सके। यही इसकी पहली विशेषता है। एक अच्छा टूल समय की दृष्टि से भी प्रभावी होना चाहिए। ना तो उत्तरदाता का बहुत समय ले और ना ही मूल्यांकनकर्ता का। यदि टूल को पूरा करने या स्कोर करने में बहुत समय लगेगा, तो यह शोध प्रक्रिया को धीमा कर देगा। टूल की उपयोगिता तभी है जब वह कम खर्च में ज्यादा परिणाम दे सके। बहुत महंगे संसाधनों की जरूरत न पड़े, तब वह शोधकर्ताओं के लिए सुलभ रहता है। खासकर जब बजट सीमित हो, तब कॉस्ट इफेक्टिव टूल जरूरी हो जाता है। टूल की भाषा सरल, स्पष्ट और उत्तरदाता की समझ के अनुसार होनी चाहिए। कठिन या तकनीकी शब्दों से भ्रम की स्थिति बन सकती है, जिससे उत्तरदाता का जवाब गलत हो सकता है। इसीलिए भाषा को स्थानीय स्तर पर या लक्षित जनसंख्या के अनुसार चुनना बहुत जरूरी है। संक्षेप में कहा जाए तो यूजेबिलिटी एक टूल की व्यवहारिकता का प्रमाण है। यदि टूल सरल, समय और लागत की दृष्टि से किफायती और भाषा के लिहाज से स्पष्ट हो, तो वह अधिक प्रभावी और सफल माना जाता है। अब हम बात करेंगे शोध उपकरण की एक और महत्वपूर्ण विशेषता प्रैक्टिकेबिलिटी यानी व्यवहारिकता की। एक टूल चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे वास्तविक परिस्थिति में लागू न किया जा सके, तो वह व्यवहारिक नहीं माना जाएगा। आइए समझते हैं इसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु। टूल को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि वह स्कूल या कक्षा जैसी असली परिस्थितियों में उपयोग में लाया जा सके। अगर किसी टूल को प्रयोग करने के लिए विशेष लैब या सेटअप्स की जरूरत हो, तो वह सामान्य शैक्षणिक संदर्भों में व्यवहारिक नहीं रहेगा। एक अच्छा टूल वह है जो कम से कम संसाधनों में काम कर सके, जैसे अधिक स्टाफ, महंगे उपकरण या विशेष तकनीक की आवश्यकता न हो। यह विशेषता उस टूल को ज्यादा व्यापक रूप से उपयोगी बनाती है। टूल को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि उसे विभिन्न परिस्थितियों और स्थानों पर लागू किया जा सके। यदि किसी टूल को केवल एक ही विशेष क्षेत्र या परिस्थिति में ही प्रयोग किया जा सकता है, तो उसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है। व्यवहारिक टूल वह है जिसे दोहराया जा सके, यानी कि अन्य शोधकर्ता भी उसे अपने अध्ययन में उसी तरह से प्रयोग कर सके। साथ ही टूल को बार बार उपयोग में लाया जा सके। इससे उसकी दीर्घकालिक उपयोगिता बढ़ती है। निष्कर्ष में कहें तो प्रैक्टिकेबिलिटी इस बात को दर्शाती है कि क्या कोई टूल असली दुनिया में प्रयोग करने योग्य है या नहीं। अगर वह सरल, लचीला, संसाधन संवेदनशील और पुनः प्रयोग योग्य है, तो उसे व्यवहारिक टूल माना जाता है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण और नॉर्म्स यानी मानदंड की। जब हम किसी टूल को स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो उसका मतलब होता है वह टूल कुछ निर्धारित मापदंडों पर आधारित होता है और उसे बहुत सावधानी पूर्वक तैयार किया गया होता है। किसी भी मानकीकृत टूल में नॉर्म्स यानी मानदंडों का होना जरूरी है। ये मानदंड यह बताते हैं कि किसी विशेष समूह के लोग आमतौर पर उस टूल पर कैसा प्रदर्शन करते हैं। नॉर्म्स हमें यह तुलना करने में मदद करते हैं कि कोई व्यक्ति सामान्य स्तर से ऊपर है, नीचे है या औसत पर है।
इससे परिणामों की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन अधिक सटीक और विश्वसनीय होती है। किसी व्यक्ति के स्कोर को अकेले देखने से ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जब उसे नॉर्म्स के संदर्भ में देखा जाता है, तब उसका सही मूल्यांकन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आईक्यू टेस्ट में एज नॉर्म्स होते हैं, यानी हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग औसत आईक्यू स्कोर निर्धारित होता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के स्कोर को उस उम्र के अन्य लोगों से तुलना की जा सकती है। संक्षेप में कहें तो मानकीकरण और मानदंड किसी भी टूल की विश्वसनीयता और व्याख्या को मजबूत बनाते हैं। ये टूल को शोध और मूल्यांकन के लिए अधिक उपयुक्त बनाते हैं। आज आपने जाना कि किसी भी रिसर्च टूल के लिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और स्टैंडर्डाइजेशन कितने जरूरी होते हैं। याद रखिए, एक सही टूल आधे रिसर्च का काम आसान कर देता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली रिसर्च वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों, क्लासमेट्स और रिसर्चर्स के साथ शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बनाएं एक सेल्फ मेड रिसर्च टूल स्टेप बाय स्टेप गाइड। धन्यवाद। फिर मिलते हैं रिसर्च की अगली क्लास में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए।